तो देवियों और सज्जनों, ठंड बढ़ चुकी है। ठंड बढ़ चुकी है और इसके साथ में तुम सब लोगों के एग्जाम भी बिल्कुल सर पे आ चुके हैं। लगभग एक मंथ भी नहीं रह गया अब एग्जाम्स को। और बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सीरियसली ले रहे हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पेपर करते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि अगर उस साल आप एग्जामिनेशन में बैठे होते तो कितने क्वेश्चन आप नहीं कर पाते, और उससे आपकी प्रिपरेशन डे बाय डे बढ़ती जाती है। अदरवाइज हम लोग ये सोचते हैं कि हमें सब आता है और जब हम एग्जाम में जाते हैं तो वहां पे ये गलतियां कर बैठते हैं। लॉजिकल मास्टर जी क्लासेस के साथ जुड़ने का तुम्हारा यही फायदा है कि तुम्हें हर वो चीज कराई जाएगी जो एग्जाम में पूछी जाएगी। तो आज का हमारा सेट क्या रहने वाला है? आज का हमारा ये 2022 का बढ़िया बच्चों, 2022 का सेट रहने वाला है। सर तब तो सिलेबस कुछ अलग रहा होगा। अरे सिलेबस यही था, कुछ पार्ट एक्स्ट्रा पूछा गया है जो आपको डिलीट करवाया गया है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको वो भी करवाने वाला हूं, उसकी जगह हम अल्टरनेट क्वेश्चन यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पीवाईक्यू में क्या क्या क्वेश्चन आए, और दावे के साथ होगा कि बड़े रेयर ही बच्चे होंगे जिनसे सारे क्वेश्चन बन पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि और मेहनत करते रहना है एग्जाम तक। तो बच्चों देखो, सेक्शन ए में अच्छा, तब जो है वो टाइम पीरियड भी जो है वो कम दिया गया था, अब तो टाइम पीरियड बढ़ गया है ना। चलिए देखिए सेक्शन ए, हाउ इज पावर ऑफ लेंस रिलेटेड टू इट्स फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस फोकल लेंथ के रिलेटेड कैसे है आपको ये बताना है। सर लाइट चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है और पावर होती है 1/में में फोकल लेंथ। और क्वेश्चन बन सकता है पावर का एसआई यूनिट क्या है, तो सर पावर का एसआई यूनिट है डायोप्टर, ठीक है, याद रखेंगे। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? सर मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो सर ये भी लाइट से आया है। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। और लेंस फॉर्मूला पूछ लें तो क्या होगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है बच्चों, यहां पे u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये होता है इमेज डिस्टेंस। अच्छा, इसकी थ्योरी पूछ लें कि व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, तो आप बोलोगे मिरर फॉर्मूला इज अ फॉर्मूला व्हिच गिव्स अस रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। वेरी गुड बच्चों। इफ द मैग्निफिकेशन हैज अ माइनस साइन देन व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन का अगर साइन सर माइनस होगा, मैग्निफिकेशन अगर पेपर में आ जाए कि माइनस है मतलब नेगेटिव है, तो बताओ इमेज कैसी होगी। नेगेटिव बच्चों, जो नेगेटिव चीजें होती हैं उल्टी चीजें, नेगेटिव चीजें कौन सी होती हैं, उल्टी चीजें। और उल्टों को हम कहते हैं इन्वर्टेड, और उन उल्टों को हम कहते हैं इन्वर्टेड। और हमें पता है इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होगी, रियल। कैसी होगी, रियल। तो इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी तो चीजें उल्टी होंगी, और उल्टी होंगी तो इमेज हमारी कैसी होगी, रियल होगी। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी, तो चीजें सीधी होंगी मतलब इरेक्ट होंगी, और इरेक्ट चीजें कैसी होती हैं, वर्चुअल। तो इसका आंसर था रियल और इन्वर्टेड। सर क्या तरीका बताया है याद करने का, अक्सर इसमें कंफ्यूज रहा करते थे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो पूछ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट बताओ। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट बता देंगे ना, ऐसी कौन सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट बता देंगे सर। चलिए, बहुत ही इजी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस होती है, ये यूनिटलेस होती है। और इस बार के पेपर में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एक न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो पूछा जाता है आपसे स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो जो रिफ्रैक्शन का दूसरा लॉ है उसी को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। जो कहता है स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई अपान में साइन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपान में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को अगर हम साइन वाला फंक्शन लेंगे तो वो क्या होगा, वो एक कांस्टेंट के बराबर आएगा, और उसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स एक कांस्टेंट के बराबर आएगा, है ना। आप बोलते हो कि एक कांस्टेंट के बराबर सर आएगा साइन आई अपॉन साइन आर, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम इससे n से डिनोट करते हैं, या कई जगह हम इससे भी डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं म्यू। ठीक है। अब सर क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आएगा? तो नहीं बच्चों, इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा। इस फॉर्मूले पे आपको थ्योरेटिकल बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, जैसे कि स्नेल्स लॉ का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। बाकी दो फॉर्मूले जो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, उस पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। टोटल हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 3 फॉर्मूले होते हैं। अगर मैंने बोला कि ये साइन n ले लेता हूं, n जो है वो डिनोट कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो अगर मैं बोल रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जी फॉर ग्लास, विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? ऊपर हम लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है उसे हम नीचे लेंगे, तो नीचे आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। आपको या तो ये दो वैल्यूज दी होंगी या ये वैल्यू दी होगी, और आप निकाल लोगे। अच्छा, इनमें से एक भी वैल्यू दी जा सकती है, क्योंकि सर आपने हमें बता रखा है कुछ इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें याद करके जाने हैं। तो अगर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर आ जाए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर आपको याद होना चाहिए बच्चों, जो मैं एक वीडियो पे आपको करवा भी चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं किया लेक्चर, तो उसे करके आइए, वो आपकी गलती है, उसमें हमारी गलती नहीं मानी जाएगी। ठीक है। तो इसलिए जो लेक्चर भी आ रहे हैं उन सबको करिए, पेपर तक हम पे विश्वास बनाए रखिए, सब कुछ हम यहाँ से करवा के तुम्हें दिखाएंगे, यहीं से आएगा सब कुछ। ठीक है। और दूसरा आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बोल देंगे, आपको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, और पेपर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस नहीं दिए होंगे, दी होगी स्पीड। तो आपको अगर स्पीड ऑफ लाइट एयर की आपको याद रखनी है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दुनिया में सबसे तेज चलने वाली चीज कौन है? लाइट ही है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या फिर वैक्यूम वाला आपको जो भी केस देंगे, नॉर्मली हमें एयर वाला दिया होता है, उसे हमें रखना है ऊपर, और जो भी मीडियम हमें दिया है, ग्लास, वाटर, कुछ भी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो उस मीडियम में कितनी स्पीड ऑफ लाइट होगी आप डिवाइड करेंगे, तो इस फॉर्मूले से आपको आंसर मिल जाएगा। नॉर्मली इन दोनों से न्यूमेरिकल आते हैं, तो इसे आप देख के जाइएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों क्लियर हुआ? अगर तुम्हें समझ नहीं है तो तुम डिमांड कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे वीडियो लाओ, तो एक सेपरेट वीडियो उस पे और उसके 2-3 न्यूमेरिकल से हम लेके आएंगे। What is the nature of image formed on the retina? तो आई के रेटिना इज नोन एज द स्क्रीन ऑफ द आई, रेटिना इज नोन एज द स्क्रीन ऑफ द आई। इस पे इमेज कैसी बनती है? तो इस पे जो इमेज बनती है वो होती है रियल, आर से रेटिना तो आर से रियल, और वो कैसी होगी? रियल इमेज हमेशा होती है सर इन्वर्टेड। अच्छा सर, सोचने वाली बात है, हमारे रेटिना पे इमेज उल्टी बन रही है, मतलब मेरे सामने अगर ये चिंटू खड़ा है तो इसकी इमेज उल्टी बन रही है, तो मैं इसे सीधा कैसे देख पा रहा हूं? क्योंकि ऑप्टिक नर्व सिग्नल लेके जाएंगी ब्रेन तक, और ब्रेन उसे इंटरप्रेट करके सीधा कर देगा। व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो आपका इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है। कमर्शियल यूनिट ऑफ आपके घर में जो बिजली आती है, मीटर के अंदर आप यूनिट गिनते हो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, उसको किसमें गिना जाता है? तो उसे गिना जाता है किलोवाट आवर में। किसमें गिना जाता है? किलोवाट आवर में। क्वेश्चन इससे क्या आएगा, अब ये देखो। तो क्वेश्चन बच्चों इससे ये आएगा कि 1 किलोवाट और कितने जूल्स के बराबर है? तो 1 किलोवाट और कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट के अंदर होते हैं 1000 वाट, और एक और के अंदर होते हैं 3600 सेकेंड, है ना। तो इसको अगर मैं लिखूंगा 3600 सेकेंड, इसको अगर मैं लिखूंगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 36 आगे 1 2 3 4 5 0, तो 10⁵ जूल्स। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3.6, पॉइंट इधर लगाया तो एक 10 और बढ़ जाएगा, तो 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट, और आपको जो ऑप्शन में देखने को अगर मिलेगा तो वो होगा 3.6 × 10⁶ जूल।
Why should magnesium ribbon be cleaned before burning? देखिए मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, सबसे ऊपर होता है प्लीज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और फिर आता है मैग्नीशियम। तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो अगर ये मेरे पास मैग्नीशियम है तो इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। अब अगर हमें इसे जलाना है तो तब हमें यहाँ पे जब भी हम जलाने की कोशिश करेंगे तो और फर्दर रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ नहीं हो पाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। तो हम इसे सैंड पेपर से रब करेंगे, रब करने में ये वाली लेयर उतर जाएगी और मैग्नीशियम सामने आ जाएगा, तो फिर वह चलना शुरू हो जाएगा। बच्चों बढ़िया है, बहुत सर बहुत बढ़िया है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। इसके लिए आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। किसके लिए? जिंक की रिएक्शन है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, जिंक सिल्वर Ag नाइट्रेट NO3 के साथ रिएक्ट करके, हमें पता है रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ रखी है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो जिंक क्या करेगा, बोलेगा नाइट्रेट के साथ मैं चिपकूंगा तू हट, तो क्या बनेगा जिंक का नाइट्रेट, क्या बनेगा जिंक का नाइट्रेट, और साथ में हमें क्या मिलेगा, साथ में हमें मिलेगा सिल्वर अलग से। अगर पूछ लेते ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है तो तुम लोग बता दोगे एक झटके में, सर ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर डाला है। इतनी बात समझ आई? तो अब अगर इसे बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे 2, ठीक है, और यहाँ पे ये बनेगा Ag2, और नाइट्रेट को भी बैलेंस करना है तो यहाँ पे हम लगाएंगे 2, तो 2Ag, ठीक है, Ag2 आप ऐसे जैसे भी वहां पे होगा, ठीक है। तो ये होगी आपकी बैलेंस रिएक्शन। और अगर बैलेंस ना की हो जैसे मैंने पहले लिखी थी तो उस रिएक्शन को बच्चों याद रखिएगा, उसे कहते हैं स्केल्टन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? स्केल्टन रिएक्शन। तो अगर आपको पेपर में स्केल्टन रिएक्शन बोली है तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल वैसे लिख देना है, ठीक है। बैलेंसिंग पे एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस बार। What is the general formula of alkyne? तो कार्बन एंड कंपाउंड से क्वेश्चन है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। सर ये होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, ये होते हैं डबल बॉन्ड वाले, ये होते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले। इनका जनरल फॉर्मूला रहता है CnH2n+2, और ये आ जाएगा CnH2n-2, तो बीच में CnH2n, इधर +2 इधर -2। अल्काइन का पूछा है तो ये हो जाएगा सही आंसर CnH2n-2। स्ट्रक्चर बताओ ब्यूटेन का। ब्यूटेन एल लगा है तो इसका मतलब ये अल्केन से बिलोंग करता है, और मिथ इथ प्रोप बुट 4 कार्बन वाला ये कंपाउंड है। अगर इस फॉर्मूले में मैं रखूंगा Cn की वैल्यू 4, तो Cn की जगह 4 लिखूंगा, H 2 × 4 8 + 2 10, तो ये इसका बन गया फॉर्मूला। स्ट्रक्चर बनाना है, सारे ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन बच्चों, और ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों, इसे आप याद रखेंगे। अच्छा, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल से, जो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी इस क्वेश्चन को दिखा देते हैं, बाकी वाले आगे नहीं करेंगे क्योंकि ये मेटल नॉन मेटल कहीं पे भी अटक सकता है। बोल रहे हैं एन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट X इज 17। 17 बच्चों एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आयन क्या होंगे? तो बच्चों 9th क्लास में हमने पढ़ रखा है, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम बच्चे 17 करके आएंगे इस क्वेश्चन का, बट यहाँ आयन पूछा है तो हमें पता है क्लोरीन का आयन होता है Cl-। क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन तो थे ही, एक नेगेटिव साइन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन और आया, तो 17 + 1 18, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ये वाला पार्ट, असर्शन रीजनिंग का पार्ट बच्चों। अच्छा ये हमारा बीच में क्वेश्चन छूट गया क्या? हाँ ये तो, अरे वो क्वेश्चन था, बाकी तो कर लेते हैं, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल व्हिच हैज 2 डबल बॉन्ड्स। तो नॉर्मली एल्कीन आप कर रहा हो शायद, तो
एल्कीन में एक ही डबल बॉन्ड होता है पूरे स्ट्रक्चर में। पूछा है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड, और भी बहुत सारे हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड एग्जांपल लिख सकते हो। कार्बन इधर भी ऑक्सीजन, कार्बन में 2 ऑक्सीजन होती है और दोनों डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है, तो आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट वुड बी द कलर ऑफ लिटमस इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट? हमें पता है सोडियम कार्बोनेट होता है अल्कलाइन। अल्कलाइन कहने का मतलब है ये होता है अल्कलाइन। अल्कलाइन, अल्कलाइन कहने का मतलब ये होता है वाटर सॉल्युबल बेस। और ये अगर बेस है तो बेस में क्या होगा बच्चों? रेड लिटमस कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में, तो लिटमस पेपर का कलर आपको ब्लू देखने को मिलेगा उस सॉल्यूशन में। नेम द ग्लैंड व्हिच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन? टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्स हार्मोन है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है मेल में, और ये बनाएंगे टेस्टिस। वहीं पे आपसे ईस्ट्रोजन पूछ लेते तो वो बनाएंगी ओवरीज, फीमेल में होगी, ठीक है। अब असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, और देखते हैं कहां तक क्या बात पहुंचती है। तो असर्शन दिया, मेंडल सेलेक्टेड द पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल, मेंडल ने पी प्लांट एक्सपेरिमेंट के लिए लिए। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या था? तो सर वो था पाइसम, PASI, पाइसम। अच्छा, PISUVAM, पाइसम। स्पेलिंग आप चेक कर लेना, सेटिवम। पाइसम है ना, SUM है सारी, पाइसम। इट्स PISUM, पाइसम सेटिवम, ठीक है। पाइसम सेटिवम जो है वो साइंटिफिक नेम जो है वो रहने वाला है आपका पी प्लांट का। दूसरा पूछा, पी प्लांट इज क्रॉस पॉलिनेटेड एंड हैज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। पी प्लांट बच्चों, पी प्लांट क्रॉस पॉलिनेटेड नहीं, हमने मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड में देखा सेल्फ क्रॉसिंग वो करवा रहा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो रही थी, और फ्लावर जो थे वो बाइसेक्सुअल थे, यूनिसेक्सुअल नहीं थे। तो ये चीज गलत है, ये सही है। ए इज ट्रू और इज फॉल्स, ए इज ट्रू और इज फॉल्स। चलिए, अब ओजोन इज बोथ बेनिफिशियल एंड डैमेजिंग। सच बात है, ओजोन का फायदा भी है और ओजोन का नुकसान भी है। अच्छा, बेनिफिट तो हमें पता है, यूवी रेस से रोकती है। ओजोन का नुकसान कब है? तो अगर हमारे ओजोन तो स्ट्रेटोस्फेयर में है, अगर यहाँ नीचे आ जाएगी तो यहाँ पे नुकसान उसका होगा, ठीक है। यहाँ पे वो नुकसान है इसका। स्टॉप द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन टू प्रोटेक्ट द ओजोन। हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हमें स्टॉप करना चाहिए और इसी से प्रोटेक्ट रहेगी ओजोन। तो भाई अब ओजोन बेनिफिशियल और डैमेजिंग दोनों है, और हमें उसका ये करना चाहिए। ये भी अपनी जगह ठीक है, ये भी अपनी जगह ठीक है, बट ये एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं है। ये आप इस तरीके से बी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्शन, डिकम्पोजर एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। डिकम्पोजर एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, बिल्कुल सच बात है बच्चों। The decomposer recycle waste material in the hydrosphere. हाइड्रोस्फीयर तो मतलब पानी की बात हो रही है, लिथोस्फीयर मतलब खाली लैंड की बात हो रही है ना, और एटमॉस्फेयर मतलब खाली एयर की बात हो रही है। तो भाई साहब, खाली हाइड्रोस्फीयर में डिकम्पोजर थोड़ी ना रिसाइकलिंग करते हैं, लिथोस्फीयर में भी तो करते हैं, है ना, ओवरऑल करते हैं मतलब। तो ये वाली चीज तो है गलत, ये चीज है सही। तो आप बोलोगे ए इज ट्रू एंड आर इज रॉन्ग। रॉन्ग, वेरी गुड। सर ये आपको क्या हो रहा है, बीच बीच में आवाजें क्यों बदल रहे हो? बच्चों क्या करें, सुबह से शाम तक जब तुम्हारे लिए लेक्चर लाना होता है, हम अगर बना रहे हैं और तुम भी थक जाते हो बच्चों, और इसलिए बीच में थोड़ी सी एंटरटेनमेंट डालनी पड़ती है यार। अच्छा, ये वाला हमने कर लिया है। ये जो है नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिज्म से, और मैग्नेटिज्म में ये वाला पोर्शन आपका डिलीट हो गया है, इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर, है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला पार्ट। बट इसका आंसर अगर आपसे पूछ लेते, पूछेंगे नहीं, वैसे इसका आंसर जो है वो जनरेटर है, इसने ठीक कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी पे है, तो हम वो नहीं करेंगे। उसकी जगह सर फिर हम क्या करेंगे, तो हम इस बढ़िया से क्वेश्चन का आंसर देंगे। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर, और करंट जो है वो 2 एम्पीयर है। बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा? सर ये ओम्स लॉ पे है, ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू सर IR। गिवन क्या है? V 10 वोल्ट, और क्या गिवन है? करंट, एम्पीयर करंट का यूनिट होता है, और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। तो हमें V भी दिया है सर, I भी दिया, R पूछा है। V की वैल्यू दी है सर 10, I की वैल्यू दी है सर 2, R आ जाएगा। यहां से R हमारा बन जाएगा 10, और 2 नीचे चला जाएगा, तो 1 जा कितने जा 5 जा। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है सर ओम, ओम, और ओमेगा से उसे डिनोट करेंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप सबके लिए है,
इससे मैं ये पता लगाना चाहता हूं, ये क्वेश्चन इसलिए दिया है, ये देखना चाहता हूं कि मुझे भी पता चले कितने बच्चे इस लेक्चर को सीरियसली देख रहे हैं। जो बच्चे इस लेक्चर को सीरियसली देख रहे हैं, एक चुटकू से क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन पे डालेंगे, ठीक है। उससे थोड़ा सा तुम लोगों का आइडिया हो जाएगा कि तुम बुड़बक पढ़ भी रहे हो या नहीं। अच्छा, ये वही क्वेश्चन था, ये बाहर है सिलेबस से। हाँ, ये थोड़ा सा है शायद अपना, कुछ देखते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर इज, करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होगा सर? जिस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही होती है उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाती है और वो कंडक्टर मैग्नेट की तरह काम करना शुरू हो जाता है और उसी कंडक्टर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब मैं करंट को बंद करूंगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बंद हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी पे तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी बन रही है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या परमानेंट मैग्नेट है? नहीं, ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है। बाकी तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा तो नहीं है, ठीक है। Which among the following produce strong magnetic field? इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा? तो बच्चों, जो हमारे पास ब्लैक कलर का मैग्नेट होता है, जैसे कि इसे लगा लेते हैं, ये है मैग्नेट। वो अगर ये वो मैग्नेट है तो मैग्नेट की एक लिमिट होती है कि उसकी फील्ड यहाँ तक है। यहाँ पे आप अगर आयरन के आर्टिकल रखोगे उसे अट्रैक्ट करेगा या यहाँ तक करेगा, है ना, उसके बाहर तो जाके नहीं करेगा। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट पे। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी उतना ज्यादा वो तगड़ा खतरनाक मैग्नेट बनेगा। और ऐसा मैग्नेट भी बन सकता है इस रूम में कि भाई साहब, यहाँ मैं बैठा हूं और मुझसे 1 किलोमीटर दूर जो गाड़ी है वो मेरी तरफ खींची चली आ रही है, क्योंकि वो आयरन से बनी हुई है। समझ रहे हो? तो ये बड़े ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं। तो पूछ रहे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कौन होगा? तो वो होगा सर इलेक्ट्रोमैग्नेट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सर नहीं है तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वरना अरे बाबा ये तो है ना। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमी का मतलब हाफ, हाइड्रेट का मतलब वाटर का मॉलिक्यूल। आपसे इससे ये क्वेश्चन पहला बनेगा कि इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो एक सॉल्ट के साथ जो वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं यही होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है हाफ। केमिकल फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर पहले ही बता दिए हो, यही वाला है, हाफ इसमें है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो बनता है सर जिप्सम से। अब सर जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? बड़ा इजी है बच्चों, CaSO4, इसमें 2 टाइम H2O होता है। इसको जब हम हीट करते हैं, ठीक है, अराउंड 373 केल्विन के पास, तो ये जो है CaSO4 हाफ H2O तो बनाता है, और बाकी का जो मॉलिक्यूल है कितने बच गए? हाफ इधर आ गया 2 में से, तो 1 एंड हाफ, है ना। तो 1/2 ये अलग से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो दे देगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो जिप्सम को हीट करके बनाया जाता है POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन बिकॉज व्हेन इट मिक्स्ड विद वाटर। डॉक्टर जो है जब तुम्हारी हड्डियां टूट जाती हैं तो उसको जोड़ने के लिए POP का यूज करते हैं, है ना। तो वो जो प्लास्टर होता है, बोरे जब ये पानी के साथ मिक्स करेगा तो इट सेट इनटू, तो वो क्या बन जाएगा? तो वो एक हार्ड मास बन जाता है बच्चों, हार्ड हो जाता है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग वन ऑफ द फॉलोइंग। अरे सर अभी बताया है 100 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस की ही बात कर रहे हैं, कन्वर्ट करोगे अगर तुम तो उसमें किसको? सर कैल्शियम सल्फेट 2 टाइम H2O, 2 टाइम H2O सर आपने बताया जिप्सम, हाँ इसी से बना है। When plaster of Paris is kept uncovered for a long time, आपके पास POP का पाउडर है, आप उसे हमेशा पैकेट में बंद करके रखते हैं, बाजार भी जो आता है वो पैक्ड होता है। अगर उसे खुला रखेंगे तो क्या होगा? अगर उसे हम नॉर्मली रखेंगे तो उसके अंदर हाफ वाटर का मॉलिक्यूल था, एयर में जो मॉइस्चर है उसके साथ कांटेक्ट में आएगा और उसको और वाटर के मॉलिक्यूल दे देगा और वापस से वो जिप्सम बन जाएगा। अच्छा, अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को धूप में रखें तो क्या होगा? काफी ज्यादा धूप में रखोगे तो उसके अंदर का जो हाफ वाटर का मॉलिक्यूल है वो भी उड़ जाएगा और खाली बचेगा CaSO4, और CaSO4 को बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर, डेड बर्न्ड प्लास्टर। गुड। तो इधर पूछा था क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे हाइड्रेटेड हो जाएगा, है ना, हाइड्रेटेड आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर आप लोगों ने जेके बोस वालों आपने मेटल नॉन मेटल की ये सीरीज मिस की है तो मेरे दावे के साथ कहता हूं बहुत बड़ी गलती की है। मेटल नॉन मेटल से किसी भी तरह के रिएक्शन घुमा फिरा के पूछ ली जाती है, इसमें है वो कंप्लीट पैक, इससे बाहर मेटल नॉन मेटल की रिएक्शंस आने के चांस ना के बराबर है। ओके, तो जो एक्स्ट्रा रिएक्शंस आ सकती हैं जो तुम मिस करते हो वो इसमें है। इसको छोड़ा तो समझो एग्जाम छोड़ा, और इसको फोड़ा तो समझो एग्जाम फोड़ा बच्चों। वेरी गुड। चलिए
एनीथिंग इन द इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। इन्वायरमेंट में जिस भी चीज का हम यूज कर सकते हैं उसे नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। तो सॉइल नेचुरल रिसोर्स है, वाटर नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल गैस नेचुरल रिसोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल रिसोर्स नहीं है। मोस्ट डिविंडिंग नेचुरल रिसोर्स, जल्दी से खत्म होने वाली नेचुरल रिसोर्स कौन सी लग रही है इनमें से? तो भाई वो है वाटर। फ्रेश वाटर जो है ना वो बड़ी तेजी से खत्म हो रहा है इन बाकियों के कंपैरिजन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। अच्छा बच्चों, फॉसिल फ्यूल वाला पार्ट अब जो है नेचुरल रिसोर्स वाला ये भी नहीं था, ये भी अब थोड़ा सा डिलीट हो गया, बट ये आपको अवर इन्वायरमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन थे इसलिए मैंने बता दिए। द मेजर प्रोग्राम स्टार्टेड टू रिप्लेनिश डैमेज फॉरेस्ट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं सेल्विकल्चर। एक बार नजर ऐसे ही लगा लीजिएगा। अच्छा, मुझे लग रहा है ये लास्ट ही स्लाइड है, खत्म होने वाला है तुम्हारा काम। चलिए, द मेजर प्रोग्राम स्टार्टेड टू रिप्लेनिश दैट, अच्छा ये तो मैंने बता दिया सेल्विकल्चर। अच्छा देखिए, अवर इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, जो 3R होते हैं which can help us to conserve natural resource for long term use is called, तो सर वो हमें पता है वो क्या होते हैं। क्या वो रिसाइकल, रीजनरेटर, रीजनरेट और रीयूज? अरे नहीं। रिड्यूस, रीजनरेट, रीयूज? अरे नहीं। अरे ये नहीं। तो ये है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, ये 3R होते हैं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन पे एक और चीज बताएंगे, 3P क्या होते हैं? व्हाट आर द 3P? ओहो, मुन्ना किधर चला गया था? तू बोल रहा है बस करो सर, बस करो, अब कितना रुलाओगे। व्हाट हैपन टू दिस द साइज ऑफ प्यूपिल ऑफ अवर आई? तो प्यूपिल ऑफ अवर आई के साइज को क्या होता है डिम लाइट में, और दूसरा पूछा गया है ब्राइट लाइट में, है ना। तो बच्चों, जब काफी ज्यादा लाइट आपकी आंखों पे आ रही है तो प्यूपिल अपने साइज को छोटा कर देता है ताकि ज्यादा लाइट रेटिना तक ना पहुंचे और रेटिना डैमेज ना हो। और ह्यूमन आई में बता रखा है सर वैसे आपने, है ना। और जब लाइट कम होती है, हम एक डार्क रूम के अंदर एंटर करेंगे तो उस समय में लाइट कम है, प्यूपिल खुलेगा, है ना, डायलेट होके खुलेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लाइट मिल रही है वो अंदर आए और कुछ दिखे तो सही। तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये है खास बात बच्चों। क्या खास बात है सर इसमें? तो बच्चों खास बात ये रहने वाली है कि हर संडे को हम तुम लोगों से मिल रहे हैं। आपने अभी तक ये वीडियो हमारी नहीं देखी है ना, तो ये वीडियो जो आपके चैनल पे आ चुकी है इसको जाके देखिए। मैं कमेंट सेक्शन पे इसका जो है वो लिंक शेयर कर दूंगा। इस पे अब आपकी स्ट्रेटजी पूरी दीपक सूदन सर ने, इंग्लिश के हमारे दीपक शर्मा सर ने और मैंने रिवील की है। देखिए, हमें छोटे छोटे टारगेट बना के चलना है। पहले वीक का हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि PYQ हम खत्म करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज PYQ खत्म करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा है सर PYQ करने से क्या होगा? तो बच्चों, तुम लोग अपनी पढ़ाई चल रही है तुम्हारी, तुम अपनी पढ़ाई कर रहे हो, बट उसके साथ तुम्हें अपने डेली रूटीन में हमारी ये वीडियोस को ऐड कर लेना है। इन दोनों का ब्लेंड तुम्हें सक्सेस तक पक्का पहुंचाएगा। तुम लोगों ने सभी टॉपिक पढ़ रखे हैं, इनसे होगी तुम्हारी रिवीजन। अच्छा, तुम्हारे पास अगर टाइम कम है तो भाई सजेशन है 2x पे 1.5x पे वीडियो को लगा दो और देखो, पर देखो सारी मिस मत करना, क्योंकि बार बार मैं ये चीज बोल रहा हूं कि जब तुम एग्जाम देके आओगे, ये तुम्हारा पेपर है और ये हमारी यूट्यूब वाली स्लाइड्स जब मैच होंगी तुम्हें रिग्रेट होगा कि ये पढ़ के जानी चाहिए थी। तो बच्चों, हर संडे को हमारी मुलाकात होगी। टीचर्स साथ में आएंगे, तुम लोगों से नेक्स्ट प्लान शेयर करेंगे। फिलहाल तुम्हें अभी 19 जन से 25 जन तक का प्लान मिल गया है। पिछली YouTube चैनल में हमारी जितनी वीडियोस हैं उन्हें तुम खत्म कर लो, निपटा लो और आगे बढ़ते चलो। थैंक यू वेरी मच।